वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान 9th क्लास के बच्चों का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में आधे से ज़्यादा पार्ट करा दिया था, जिसमें हमने फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड इनसिक्योर कौन है, गाँव में शहरों में कौन कौन से तरह के लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, देन आई विल लेट यू नो अबाउट लिटिल बिट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जो बुक में आपको मेंशन नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली टीच यू दैट ऑल्सो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बट एज यू नो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब तक आपका प्यार हमें नहीं मिलेगा डियर्स, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इंडिया इज़ एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, ग्रेन्स एंड इंडिपेंडेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अब आपको आज मैं बताऊंगी और आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा है 7th में 8th में। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? जब हमारे देश में खाने की कमी हुई तो उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्लान्स बनाए, जिसमें से एक बहुत ही कामयाब प्लान था ग्रीन रेवोल्यूशन का। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया गया। लेटेस्ट मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, इरिगेशन के साधन, मतलब किसान सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं रहेंगे, उनके पास सोर्स ऑफ इरिगेशन होगा, ट्यूबवेल होगा, पंप होगा, मोटर होगी जो पानी को खींच के निकालेगी और खेतों तक सप्लाई करेगी। तो इन तरीक़ों से ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से बहुत सारे कदम उठाए गए और एग्रीकल्चर को बहुत हाई लेवल पर लाया गया, इतना ज़्यादा कि अगर हमारे देश में फसलें बर्बाद हो जाती हैं बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, तब भी हमारा देश भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि फूड की इतनी उपजाऊ क्षमता बढ़ चुकी है कि लोगों को फूड की कमी कभी नहीं आएगी। Indira Gandhi, at the Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture, and it is also known as Wheat Revolution in July 1968. इसे पहले Wheat Revolution का नाम दिया गया था, बट बाद में कंसीडर किया गया कि हम सिर्फ गेहूँ नहीं उगा रहे, गेहूँ भी है, चावल भी है, दालें भी हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी की फसलें हम अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रो कर रहे हैं। तो इसका नाम व्हीट रेवोल्यूशन से बदलकर ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया गया, क्योंकि हम सिर्फ गेहूँ ही नहीं, अलग अलग वैरायटी की फसलें ग्रो कर रहे हैं पूरे देश में खाने की कमी को पूरा करने के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके इस शॉर्टेज को इन्होंने पूरा किया। अपनी मेहनत से किसानों ने हमारे देश में खाने की कमी को पूरा किया। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सिंस द एडवेंटमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन, मतलब हमारे देश को भूख की समस्या कभी नहीं आई, इवन कि चाहे कितना भी डिज़ास्टर क्यों ना हुआ हो, बाढ़ से फसलें ख़राब हो गई हों, भूचाल आया हो, सुनामी आई हो, खेत नष्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाने के बाद फूड का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमने उसे गोडाउन में स्टोर करके रखा। स्टोर करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी शॉर्टेज होती है, कोई क्राइसिस होता है, किसी जगह पर खाना नहीं उग पाता या उगने के बाद भी वो बर्बाद हो जाती हैं फसलें, तो वहाँ पर हम अपने स्टॉक से, अपने गोडाउन से खाने की कमी को पूरा कर सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ बफर स्टॉक। व्हाट इज़ बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फूड की कमी को पूरा करने के लिए जब खाने को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है एग्रीकल्चर के ज़रिए, तो उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा हम स्टोर करके रख देते हैं गोडाउन्स में, ग्रेनरीज में, जिनको हम साइलोज भी बोलते हैं। ये आपने 8th में पढ़ा होगा, ग्रेनरीज होती हैं, फैक्ट्रीज़ में साइलोज होती हैं, जहाँ पर बोरियों में खाना, गेहूँ, चावल वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं। Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India, and the FCI यानी Food Corporation of India purchases wheat and rice from the farmers in the state where there is a surplus production. जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होता है, अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा, डिमांड से ज़्यादा, वहाँ पर जाकर FCI के लोग, FCI के जो कार्यकारी होते हैं, वो वहाँ से सारा खाना जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं गोडाउन्स में, और उनको एक निश्चित कीमत जो सरकार ने तय की होती है वो उन्हें मिल जाती है। इससे ना किसानों को जाना पड़ता है मंडियों में, ना उनको किसी एजेंट की ज़रूरत है, ना उनको मीडिएटर की ज़रूरत है। तो मीडिएटर को देने वाला जो उनका अमाउंट होता है, जो कमीशन होती है, वो बच जाती है। तो इस तरीके से
FCI की मदद से किसानों का जो गेहूं उन्होंने ज़्यादा उगाया है वो इमरजेंसी के लिए गोडाउन्स में, साइलोज में स्टोर किया जाता है। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग द सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर। इसमें किसान के लिए गवर्नमेंट एक कीमत निश्चित कर देती है कि चावलों का मिनिमम दाम इतना, अनाज का मिनिमम दाम इतना, ताकि किसानों को उतना दाम मिले। अगर उतने दाम में कोई आपका अनाज, चावल, गेहूं नहीं खरीदता तो आप उसे उससे कम में नहीं बेचेंगे। दैट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, ताकि किसानों को उसका मुनाफा मिले, उनका नुकसान ना हो और उनकी फसल की तैयारी वो अच्छे से कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। ये आपको ज़रूर नॉलेज में होगा, आपने सुना भी होगा, राशन की दुकानें। PDS में क्या होता है कि यू नीड अ राशन कार्ड, मतलब अगर आपके परिवार का राशन कार्ड है, आप राशन कार्ड वहाँ जाके दिखाओ, चाहे आप गांव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे ज़िलों में हो या चाहे कस्बों में हो। आपने दुकानदार को PDS शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पर जाना है, अपना राशन कार्ड दिखाना है। राशन कार्ड में पूरी लिस्ट होती है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या नाम है, उनकी एज क्या है। आपको 4 मेंबर्स के हिसाब से, 5 मेंबर्स के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से पूरे 1 महीने का राशन आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और वो राशन इतने कम दामों पर आपको मिलता है कि कोई भी आसानी से उसे खरीद सकता है। इवन जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी आसानी से उसे परचेज कर सकते हैं। तो PDS शॉप बनाने का सरकार का जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको दाल, चावल, आटा, चीनी, रिफाइंड, साबुन वगैरह ये सब कम से कम कीमत पर अवेलेबल करवाया जा सके, जिसका फ़ायदा गरीब भी उठाएं और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। इसके बाद मैं आपको बताऊं, एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाय stipulated amount of these items like 35 kilograms of grains, 5 liters of kerosene, 5 kilograms of sugar every month। तो राशन कार्ड दिखाकर आप राशन की दुकानों से ये सामान आसानी से ले सकते हैं। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the drawback of the Bengal famine। एक बार बंगाल फेमाइन के बाद, यानी कि जो क्राइसिस हुआ था, फूड की शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया गया और उसके बाद से ही राशनिंग को कंसीडर किया गया कि गरीब लोगों के पास राशन नहीं पहुंचता तो गवर्नमेंट की दुकानों के ज़रिए सस्ते दामों पर उनको ये दुकानों से सामान मिल जाएगा, जिससे वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं और बताऊं कि राशन की दुकानों पर कोई भी जा सकता है, खाली गरीब लोग ही नहीं, मिडिल क्लास भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है। अमीर तो चलो नहीं जाते, बट मिडिल क्लास लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट प्राइस को, वो भी PDS शॉप पर जाकर राशन का सामान खरीदते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये दुकानें उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे है। अगर हम उनके हिस्से का अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, रिफाइंड लेकर आ जाएंगे तो जब उनको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी तो वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अवेलेबल होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो लोग मार्केट से, कॉमन शॉप से, नॉर्मल शॉप से जाकर सामान खरीद सकते हैं, उनकी पॉकेट इतना अलाउ करती है, तो उन्हें PDS शॉप पर जाकर उन लोगों का राशन नहीं लेना चाहिए जो बेसिकली अंडर प्रिविलेज हैं, या जो ST SC कास्ट को बिलोंग करते हैं, या जिनके लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीबी है। तो उनको वो हमें ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग वहाँ जाकर लालच में आकर वो सस्ते से सस्ता सामान खरीदें। इसके बाद आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक पॉइंट आया था कि ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी आपने सुना होगा। इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि लोगों ने, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि ये सारी दुकानें गवर्नमेंट के अंडर में हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है और प्राइवेट कोई प्रोवाइड करेगा भी नहीं, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी का परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी ये PDS शॉप्स हैं, सम टाइम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया कि जो सामान उन्हें गरीबों को देना है वो उन्होंने हाइड कर लिया, छुपा के रख दिया और उसे दुकानदारों को ऊंचे दामों पर बेचा। और जो पुअर क्वालिटी का, मतलब मिलावट कर दी या उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दालों में कंकड़ पत्थर मिला दिए, चावलों में मिला दिया, अनाज में मिला दिया, कंकड़ पत्थर मिलाकर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर वो गरीब लोगों को उन्होंने कम से कम दामों पर, क्योंकि उनको देना है तो वो उन्होंने दिया। तो इसी वजह से कई बार गरीब व्यक्ति राशन की दुकानों पर नहीं जाते। ये आप ध्यान रखिएगा कि गरीबों को ये फैसिलिटी मिलने के बाद भी गरीब PDS शॉप पर क्यों नहीं जाते, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर अपने लालच के लिए उन चीज़ों को
दुकानदारों को महंगे दामों पर बेचकर, मिलावट करके, क्वालिटी को ख़राब करके गरीबों को वो देता है। इसके बारे में बहुत कदम उठाए गए हैं, सख्ती की गई है, और अगर अब एक भी कंप्लेंट ऐसी हो जाए तो वो दुकान सील कर दी जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर को 5 साल की जेल हो जाती है। The PDS has proved to be the most effective instrument of the government policy over the year in stabilizing prices and making food available to the consumer at affordable prices। यानी कि PDS सिस्टम से गवर्नमेंट की जो पहल थी ये बहुत फ़ायदेमंद हुई, बहुत कारगर साबित हुई, ताकि गरीब व्यक्ति जो खाना अरेंज नहीं कर पाता महंगाई की वजह से या काम ना मिलने की वजह से, कभी उसके पास पैसा है कभी नहीं है, वो आसानी से अपने परिवार का पेट पाल सकता है। कम से कम कीमत पर उसको राशन पूरे महीने का अवेलेबल हो जाता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्रुप। ये क्रिटिसिज्म वो है जो मैंने आपको अभी बताया, ब्लैक मार्केटिंग का। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रेवलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर खाने के भंडार भरे हैं, ग्रेनरीज ओवरफ्लो हैं, साइलोज ओवरफ्लो हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा है। इसीलिए ये कीमत की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स बनाई गई। इसके बाद हमारा एक पॉइंट है, द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद FCI वॉज 65.3 मिलियन टन्स विच वॉज मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स एंड दीज रिमेन कंसिस्टेंटली हायर देन द बफर नॉर्म्स। तो ये जो 65.3 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर गया, और इसका हमने एक्सपोर्ट करना, यानी कि जिन देशों में खाने की कमी है हमारे देश ने वहाँ पर खाना सप्लाई करना शुरू कर दिया। The increased good food grains procurement at enhanced MSP is the result of pressure exerted by leading food grains producing states। अब ये जो leading food grain producing state हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करने से किसानों को ये बेनिफिट मिला कि उन्हें मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट में जाकर या FCI के लोग उनके पास आकर डायरेक्टली वो सामान खरीद सकते हैं। तो ये उनको एक बेनिफिट मिला जिससे वो अपने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। एंड द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स को रखने के लिए मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि खाने की जगह पर रॉडेंट्स यानी चूहे, छिपकलियाँ, सांप, बिच्छू ये सब आते हैं, तो इनको सेफ़ तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जितना गोडाउन में खाना पड़ा है ये सारा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्रेनरीज को बहुत ड्राई कंडीशन में रखा है, बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, वहाँ पर स्प्रेस किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है और चूहे मारने की दवाइयाँ डाली जाती हैं ताकि चूहे वहाँ आ ही ना पाएँ। और बिल्कुल ड्राई, मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए, फंगस लगी तो पूरा खाना ख़राब हो जाएगा। तो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन विद रॉडेंट प्रूफ स्प्रेज वहाँ पर किए जाते हैं ताकि चूहे, छिपकली, बिच्छू, सांप वगैरह से हम उसको स्पॉइल होने से बचा सकें। Now there were sold in the same low price of the every family the 3 types of cards, and the range of the prices that you see today did not exist. Large number of families could buy food grains from the ration shop subject to the fixed quota। इसलिए सरकार ने जो गरीब लोगों के लिए यानी कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कोटा सिस्टम सेट किया है। तो आम व्यक्तियों को जाकर उनके राशन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, अपने लालच के लिए हमें उनके लिए उनका राशन छोड़ देना चाहिए। Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. Delhi में भी Mother Dairy is making strides in provision of the milk and vegetable to the consumer at control rate। आपने देखा है मदर डेयरी की शॉप्स खुली हैं जहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन का सामान, दालें, आटा, चावल, चीनी ये आपको बहुत कम दामों पर मिलता है। ये गवर्नमेंट के अंडर में है। उसी तरह से रिलायंस के ऐसे कई मॉल्स हैं, कई ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको मार्केट से कम कीमत पर सामान मिलेगा, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं PDS सिस्टम वाला सिस्टम स्टार्ट है। तो हमें चाहिए कि सरकार की हम मदद करें, काला बाजारी करने वालों को रोकें और हमें गरीब लोगों के राशन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज़ send me your request for the next chapter so that I can continue with you in my next video. Thank you very much for liking, subscribing my channel, and once again please do help. जितना हो सके आप लोगों की हेल्प कीजिए, खाना दान कीजिए, क्योंकि खाने से बड़ा दान कोई नहीं होता। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिएगा। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड पेरेंट्स। गुड बाय।